हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को हमारे तरफ से टीम आईएसपीसी सेंटर की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमयी हो और नए साल में खूब जोश के साथ मेहनत करें ताकि आप सफलता की दिशा में अपनी कदम को बढ़ा सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। चलिए आज की वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की हम वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह 77वीं बीपीएससी प्रिपरेशन के अंतर्गत मंथली टारगेट जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 70वीं बीपीएससी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा आप सभी को मंथली वाइज टारगेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके पहले हमने दिसंबर मंथ के टारगेट को आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने दिसंबर मंथ के टारगेट को खत्म कर आपने अचीव कर लिया होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो जो हमने दिसंबर मंथ में हमने डिस्कस किया था, दिसंबर मंथ में क्या था हमारा टॉपिक, मेंस के अंतर्गत साइंस एंड टेक को खत्म करना था और प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी को खत्म करना था। इसके अलावा करेंट अफेयर और फिर एसे का टॉपिक, ये आपका डेली रूटीन में शामिल था और ये दो टारगेट आपको अचीव करने थे दिसंबर मंथ के अंतर्गत। आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने लगभग 100% टारगेट को अचीव कर लिया होगा। कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने लगभग 80% टारगेट को अचीव कर लिया होगा। तो जो थोड़े बहुत टॉपिक छूट गए हैं उसे आप लोग अब स्किप कर दें। 31 दिसंबर तक आपका टारगेट था, वह जितना भी खत्म हुआ हो आप उसे छोड़ दें और 1 जनवरी से एक नए टारगेट की ओर आप लोग कदम बढ़ाएं। ठीक है, जो भी टॉपिक यहां पर आपका छूट गया है तो जो मेरा रिवीजन का टारगेट आएगा, मंथली टारगेट रिवीजन, मेंस रिवीजन का, तो उस समय बाकी बचे हुए 1-2 टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करने के बाद अपना रिवीजन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक चूंकि लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है मन उबाऊ हो चुका हो, तो अब साइंस एंड टेक को छोड़कर आप नए मंथली टारगेट जनवरी महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करते हैं और इसी के अंतर्गत आप लोग टॉपिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारा जनवरी महीने का जो टारगेट है 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए, उसके अंतर्गत अगर मेंस का देखा जाए तो मेंस की टारगेट के अंतर्गत हमने इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर रखा है। हमने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले जीएस पेपर 2 को आपको खत्म करना है और जीएस पेपर 2 के तहत दिसंबर महीने में साइंस एंड टेक कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जनवरी महीने में इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी को कवर करना आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जनवरी महीने में हमने क्यों रखा? ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि दिसंबर महीने में प्रीलिम्स का टारगेट जो था वह इंडियन पॉलिटी का टारगेट था। हमारा मकसद था कि दिसंबर महीने में इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए जो आप पढ़ेंगे वह, अगर आप जनवरी में मेंस के लिए अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सेकंड टाइम आपका रिवीजन होगा और कई सारे टॉपिक आप सीख जाएंगे और यहां पर अच्छे तरीके से आप पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों पर आंसर राइटिंग कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने जनवरी में इंडियन पॉलिटी को रखा था और दिसंबर में प्रीलिम्स के लिए आपको इंडियन पॉलिटी हमने प्रोवाइड किया था टास्क के रूप में। ठीक है, तो जनवरी महीने का मंथली टारगेट मेंस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी होगा। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी बीपीएससी मेंस परीक्षा के सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो अब आइए इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आप लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वह मेंस के लिए आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक को देखने के बाद महत्वपूर्ण सोर्सेस को देखा जाएगा और इसके बाद प्रीलिम्स से रिलेटेड जो टारगेट होंगे उस पर कुछ चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगी। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मेंस में सबसे पहले आपको प्रियम्बल प्रस्तावना टॉपिक को कंप्लीट करना है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप प्रश्न पत्र साथ में देखते चलें, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाते हो समय मिले। जैसे पिछली बार हमने क्या दिया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना था। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसरो से संबंधित अभी तक जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को इस टॉपिक का, जहां पर आप इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी का नोट्स बना रहे होंगे तो उसके साथ ही कंपाइल कर लें प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कि ये प्रश्न पूछा गया। केवल वो प्रश्न वहां पर एक पेज में लिखकर आप नोट्स के साथ उससे पिन कर दें। ठीक है, तो ये सभी काम जो है आपको करना होगा ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करें तो ये सारे कोई झंझट आपके पास नहीं रहे, डायरेक्ट केवल वही नोट्स आपको पढ़ना हो या फिर जो भी बुक्स आप प्रेफर करते हो उसे आपको पढ़ना हो। ठीक है,
तो प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद प्रस्तावना से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्रों को भी आप देखें कि क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और पढ़ने के बाद क्या मैं उसे सॉल्व करने की स्थिति में हूं या नहीं, ठीक है, कहां पर कमी रह जा रही है। तो इस तरह से आप लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करें। तो पहला टॉपिक प्रस्तावना, दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये तीनों जो टॉपिक है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है, आर्टिकल 21 का किस प्रकार से विस्तार विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भारत में समय समय पर हुआ है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार मानव के विकास के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है, मौलिक अधिकार पर कहां प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक हाथ से हमारा संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है लेकिन दूसरी हाथ से उसे अधिकार को खींचता है, वापस लेता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वे मौलिक अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न हैं और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो जब आप पढ़ें तो इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि मौलिक अधिकार आपने चैप्टर को पढ़ लिया, तो मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो हो गया मौलिक अधिकार। इसी प्रकार से आपको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मूल कर्तव्य, यह हालांकि मेंस परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इसकी कम है, लेकिन आप लोग मौलिक कर्तव्य को भी पढ़ लें। 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ दिया हुआ है संविधान के अंतर्गत, पहले 10 था लेकिन एक बढ़ाया गया 86वें संशोधन के द्वारा। तो अभी वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य याद रहने का आपको फायदा ये मिलेगा कि इंडियन पॉलिटी का अगर कहीं पर भी अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर आप इस मौलिक कर्तव्य को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां एग्जामिनर भी लगेगा, एग्जामिनर को भी कि नहीं अभ्यर्थी जो है परीक्षार्थी है उसको काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है। और ये सब तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही चुके होंगे, तो मोस्टली ये आपका सेकंड टाइम हो रहा होगा। प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ चुके होंगे तो मेंस ओरिएंटेड चीजों को यहाँ पर आपको गेन करनी होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर फैक्चुअल रटने के बजाय महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक चीजों को आपको देखना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा, जो भी करंट में चल रहे हो या फिर अब पुराने जो टॉपिक हों, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है, इसे आपको संविधान संशोधन आपको याद नहीं कर लेना है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसकी आलोचना, राज्यों को क्यों अधिकार नहीं दिया, क्या दिया जाना चाहिए, ये सभी जो पॉइंट है आलोचनात्मक संदर्भ में, विश्लेषणात्मक संदर्भ में, उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद संविधान की मूल संरचना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान की मूल संरचना। और आप देखेंगे 63वीं बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र अगर आपने देखा होगा तो वहां पर बीपीएससी के द्वारा संविधान और संविधानवाद की डिफिनीशन के साथ साथ भारतीय संविधान की मूल संरचना से जोड़कर प्रश्न को पूछा गया है। तो संविधान की मूल संरचना को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। अगला पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संसदीय शासन व्यवस्था की गुण अवगुण विशेषता, ठीक है, भारत में किस प्रकार से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कहां पर संसदीय व्यवस्था की क्या दोष है, भारत में कैसे इसे और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और भारतीय संसदीय व्यवस्था में क्या विशेषता है, क्या दोनों के बीच अंतर है, इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट करना है। और अगर 67वीं बीपीएससी का आपने प्रश्न पत्र देखा होगा मेंस का, तो वहां पर बीपीएससी ने पूछा है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और भारतीय संसदीय व्यवस्था के बीच क्या अंतर है। हमने इसे 67वीं बीपीएससी का जो पेड आंसर राइटिंग बैच था उसमें भी ये प्रश्न हमने कराया था और यही प्रश्न 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। संसदीय व्यवस्था के बाद नो डाउट संघीय व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग एक बात आपने गौर किया होगा, यहां पर मैं सीरियल वे में टॉपिक लिखा हूं जैसे कि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ताकि टॉपिक आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जिस प्रकार से लक्ष्मीकांत की बुक में सीरियल वाइज में टॉपिक दिया गया है उसी प्रकार से उसी क्रम में हमने यहाँ पर टॉपिक को भी लिखा है। लेकिन आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़कर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोर्सेस पर आगे डिस्कस करेंगे।
संघीय शासन व्यवस्था, तो भारत संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, शक्तियां केंद्र की ओर किस प्रकार से झुकी हुई है, संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, एकात्मक की क्या विशेषता है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, केसी व्हीयर का क्या मत है, सर आइवर जेनिंग्स का क्या कहना है, अंबेडकर का संघवाद को लेकर क्या कहना है, डी बसु का क्या कहना है, बीबी पायल का क्या कहना है, ये सारे जो स्कॉलर हैं आप लोग उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि अब जो कंपटीशन है वह पहले की तरह नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़कर पास कर जाएंगे। विभिन्न विद्वानों का मत अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, जैसे डी बसु का आप लिख सकते हैं, डी बसु, सुभाष काश्यप का विचार कहीं पर लिख सकते हैं, अंबेडकर को लेकर इसके बारे में क्या विचार था, क्योंकि संविधान को की ड्राफ्टिंग किसने की, बी आर अम्बेडकर ने, तो अंबेडकर का भी हर एक महत्वपूर्ण विषयों पर इनका विचार मिल जाएगा। तो इन सभी को अगर कहीं पर आप यूज करते हैं तो आंसर जो है वह आपका काफी इफेक्टिव हो पाएगा। तो संघीय शासन व्यवस्था अगर कोई बुक में नहीं मिलता हो तो आप इंटरनेट पर सर्च करने का प्रयास करें कि संघीय शासन व्यवस्था के बारे में डी बसु का क्या मानना है, केसी व्हीयर ने संघीय व्यवस्था को किस प्रकार से डिफाइन किया है, सर आइवर जेनिंग्स ने किस प्रकार से संघीय व्यवस्था को डिफाइन किया है, ठीक है। तो इन सभी स्कॉलर को आप लोग जानने समझने का प्रयास करें। और यही संघीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो विधायी संबंध को अच्छे से करेंगे, वित्तीय संबंध लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और प्रशासनिक संबंध यह भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन विधायी संबंध काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विधायी संबंध को काफी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से विधायी संबंध विद्यमान है, और इसके अलावा इन सभी टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। केंद्र संबंध के अंतर्गत कई सारे डायमेंशन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात आती है, उसे भी आपको कर लेना होगा। नीति आयोग भी आएगा केंद्र संबंध के अंतर्गत। कई सारे कमिटीज बने हैं केंद्र संबंध को लेकर, जैसे सरकारिय आयोग का केंद्र संबंध पर क्या मानना है, राजमन्नार समिति का केंद्र राज्य संबंध को लेकर क्या विचार है, राजमन्नार समिति, ये सारे जो विचार है, मदन मोहन पुंछी आयोग का क्या विचार है, ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, उसका क्या मत है। तो इन सभी का अगर आप ये सभी आयोग गठन किए गए हैं केंद्र संबंध को लेकर, तो इन सभी चीजों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अगला पॉइंट है अंतर्राज्यीय संबंध, यह हमने डिस्कस कर दिया, केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत ये भी टॉपिक है। अगला है आपातकालीन प्रावधान, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आलोचनात्मक संदर्भ में, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन को लेकर है उसे भी, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इन तीनों को कंबाइन करके आप लोग पढ़ें। प्रधानमंत्री क्या निर्वाचित तानाशाह बन सकता है, प्रधानमंत्री की शक्तियों पर किस प्रकार से अंकुश है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या कैसे संबंध है, क्या राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह स्वतंत्र है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति पावरफुल है, नहीं। इन सभी चीजों को जो है वो आपको जोड़कर पढ़ना होगा, कंपैरेटिव करना होगा। क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ब्रिटिश और भारतीय संसदीय व्यवस्था में कंपैरेटिव पूछ लिया गया है। तो मोस्ट मतलब अधिक संभावना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की भी शक्तियों के बारे में पूछे, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर शक्तियां यहां पर प्रधानमंत्री को दी गई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहां जितने राष्ट्रपति पावरफुल है, वहां पर ब्रिटेन का जो सम्राट है वो भी पावरफुल नहीं होता। तो इन सभी चीजों को आपको कंपैरेटिव स्टडी करना होगा, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग पढ़ने का, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, हमारे द्वारा उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और हमारा अगर नंबर वगैरह हो तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे भी या टेलीग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री हमने डिस्कस किया। इसके बाद आपको जिस महत्वपूर्ण सेक्शन को डिस्कस करना है वह है पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, इन तीनों में लगातार संसद से प्रश्न पूछे गए हैं और 3 डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशन में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी डायमेंशन को आपको कंप्लीट करना है। इंडियन पार्लियामेंट हॉलिस्टिक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित जो पूछा नहीं गया बीपीएससी में, और हमारी जब भी एनसीईआरटी पेड बैच चलती है तो वहां मैं जरूर डिस्कस करता हूं कि ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है और संभावना है
कि आने वाले समय में उससे संबंधित प्रश्न को पूछा जाए। जैसे संसद की गिरती हुई स्थिति पर प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, इसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, और स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से संसद की स्थिति में गिरावट आई है, संसद की उत्पादकता में गिरावट आई है, उत्पादकता में गिरावट आई है। ठीक है ना। वाद विवाद का मंच जो कभी होता था भारतीय संसद, वह सिर्फ झगड़े वगैरह का मंच बन चुका है, राजनीतिक प्रतिशोध का मंच बन चुका है। इन सभी चीज़ों को हमने मतलब ये सारे जो टॉपिक हैं वह भविष्य में पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना है। तो आप लोग सारे डायमेंशन में कंप्लीट करें, राज्यसभा की शक्तियों वगैरह को भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों पढ़ना है। स्पेशली फोकस होगा आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका, इन तीनों पर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। इसके बाद का टॉपिक आता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित लगभग हर वर्ष बीपीएससी प्रश्न पूछती है। राज्यपाल टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। केंद्र संबंध को सुदृढ़ करने में राज्यपाल की क्या भूमिका है, राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग की क्या सिफारिशें हैं, क्या सरकारी आयोग कहता है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर, ठीक है, क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आपका बिल्कुल विचार स्पष्ट होना चाहिए और इसी डायमेंशन में आपको अध्ययन करना है। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आप सभी जानते हैं, निर्वाचन आयोग जब आप पढ़ेंगे तो चुनाव सुधार को भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हाल के दिनों में चुनाव सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या वो उठाए जा सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कई सारे सुधार कार्य जो है वह निर्वाचन से संबंधित हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। इतने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक छूट गए हों तो आप लोग उसे देख लेंगे। आपको लगता हो कि यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है तो आप लोग उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, हमने कोशिश किया एक डायमेंशन यहां पर डिस्कस करने का, तो इस तरीके से आपको टॉपिक कंप्लीट करना हो। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट नोट्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, वहां से लॉन्ग नहीं आ सकता। जैसे विभिन्न अधिनियम को लेकर 1935 का अधिनियम या पूछा भी गया 68वीं में, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, ये कई सारे अधिनियम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से विभिन्न अधिनियमों के जरिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा या फिर उस समय औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतीयों के अधिकार में वृद्धि की गई, कभी अध्यादेश लाने का अधिकार लाया गया तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार लाया गया। तो इन सभी अधिनियम की आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद संविधान की विशेषता। ठीक है, संविधान की विशेषता का आप लोग एक लिस्ट तैयार कर लें, लगभग 10 टॉपिक। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान की विशेषता है, डीपीएसपी संविधान की विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था भी संविधान की विशेषता है, संघवाद यह भी हमारे संविधान की विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष गणराज्य यह भी हमारे संविधान की विशेषता है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान की विशेषता को प्रदर्शित करता है, तो उन सभी की लिस्ट आप लोग तैयार कर लें। अगला वित्त आयोग, आर्टिकल 280 शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, वित्त आयोग की नियुक्ति और वित्त आयोग के कार्य, तो इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जीएसटी काउंसिल, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है, नीति आयोग सहकारी संघवाद की दिशा में नीति आयोग की भूमिका। ठीक है, कैग, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन सारे टॉपिक को कहां से कंप्लीट किया जाए। आपने प्रीलिम्स के लिए तो कंप्लीट कर लिया, हमने प्रीलिम्स के लिए आपको इंडियन पॉलिटी का सोर्सेस भी आपको बता दिया था कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लें। इसके अलावा लक्ष्मीकांत की बुक हमने बताया था, तो आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा ईमानदारी पूर्वक। और अगर ईमानदारी पूर्वक आप लोग दिसंबर महीने का टारगेट अचीव कर चुके होंगे तो इस महीने में इंडियन पॉलिटी में आपको दिक्कतें कम आएंगी। दिक्कतें आएंगी लेकिन दिक्कतें थोड़ी कम होगी। ठीक है, यहां पर भी सोर्स के रूप में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा। एनसीईआरटी में मुश्किल से 10 चैप्टर दिए गए हैं और वो 10 चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। यहां से अगर कोई टॉपिक वहां पर मैच करता हो तो उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लें। इसके बाद आएगा लक्ष्मीकांत बुक, आपने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लक्ष्मीकांत को पढ़िए। और अगर लेवल आपको बढ़ाना हो तो लक्ष्मीकांत की बजाय बीएल फाड़िया की बुक का आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद विजन आईएएस का मेंस 365, विजन आईएएस का मेंस 365 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं कुछ दिनों के अंदर
प्रोवाइड करा दूंगा। इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो आप लोग उसे कर लेंगे। विजन आईएएस मेंस 365 और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो रामबाण है हर एक सब्जेक्ट के लिए, पूरी बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यकीन मानिए अगर आप मंथली टारगेट के रूप में हर एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करते चलते हैं तो आगे आने वाला जो समय है आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और जब मेंस की समय आएगी तैयारी का तो आपको लगेगा सारा तो हमने पहले पढ़कर कितना अच्छा किया है। तो यकीन मानिए अभी ईमानदारी दिखाइए अपनी तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि ठंड का समय है या फिर अभी लंबा समय बाकी है तो थोड़ा आराम कर ले, नहीं। जिनको सफल होना है वह लगातार काम कर रहे होंगे, चाहे वह नव वर्ष का दिन हो या होली का दिन हो या दीपावली का दिन हो, बिना रुके जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आपको आराम नहीं करना है या गांठ बांध ले पूरी तरीके से, ठीक है। नव वर्ष में कुछ नई दृढ़ इच्छाएं करें और कुछ नए संकल्प लें और उस संकल्प को पूरी करने का प्रयास करें। यह इच्छा शक्ति आपके अंतर्गत होनी चाहिए और उम्मीद है कि आप सभी इस दिशा में काफ़ी ईमानदारी पूर्वक आप लोग काम भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंस का डिस्कस कर दिया। अब आइए प्रीलिम्स का टारगेट इस महीने का आपका क्या होगा। इस महीने का प्रीलिम्स टारगेट के रूप में आपका होगा हिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट करना, ठीक है। अब हिस्ट्री में कई सारे 3 डायमेंशन होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बीपीएससी का जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है या उसका जो सीरियल वे में अगर फोकस का मॉडर्न, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मेडाइवल, आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपको फोकस भी उसी क्रम में करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बुक हम लोग देख लेते हैं प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा 11th की बुक आपको पढ़ लेनी है। अगर आप रामशरण शर्मा की बुक देखेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी तो उसमें कुल 29 अध्याय हैं, चैप्टर हैं, लेकिन पेज अगर देखा जाए तो 270 पेज के आसपास उसमें है, ठीक है। लेकिन 29 अध्याय में से 2 अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। प्रथम का 2 अध्याय, प्रथम 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 से आप लोग शुरू करिए पढ़ना और चैप्टर नंबर 29 तक। कई ऐसे चैप्टर हैं जो 3 से 4 पेज में आपको खत्म हो जाएंगे, कई लंबे चैप्टर भी हैं लेकिन कई ऐसे चैप्टर 3 से 4 पेज में खत्म हो जाएंगे। तो पढ़ना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग डेली अगर रूटीन में करेंगे तो बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 दिन भी अगर लगातार 3 हिस्ट्रियाँ डिवाइड करके अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे मेडाइवल पर आपको कम ध्यान देना है, लेकिन मानकर चलते हैं कि अगर आप इक्वल फोकस भी करते हैं तो 10 दिन काफ़ी ज़्यादा है रामशरण शर्मा की बुक को खत्म करने के लिए, ठीक है। इसको 2 से 3 घंटे का आप समय दीजिए, 3 घंटे डेली पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी समय आप मेंस पे दीजिए, एसए पे दीजिए, करंट पे दीजिए। प्रीलिम्स के लिए अभी 3 घंटे का समय आप लोग दीजिए। इसके लिए डेली रूटीन में पहले ही यूट्यूब पे डिस्कस कर चुका हूं। 17वीं बीपीएससी के लिए आपकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हो तो उसका एक हमने वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग उस वीडियो को देखिए। और यहाँ का जो टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस का, वहां पे सिर्फ रूटीन में आपको फिट कर देना है और उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा कुल 27 अध्याय आपको अध्ययन करनी है। और इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो रिवाइज के लिए लुसेंट का यूज करें, अन्यथा घटना चक्र से आप लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, यानी कि चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़िए और घटना चक्र से सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री। अगला है मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत के लिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी थोड़ा सा इसका लेंदी है और मध्यकालीन भारत पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। मध्यकालीन भारत किसी भी एक बुक की समरी, एनसीईआरटी की समरी, चाहे वह लुसेंट हो या और क्या बुक आती है, क्रॉन की बुक आती है, क्रॉन की बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या एनसीईआरटी समरी की कोई भी बुक आए उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारत के लिए कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे इतना पर्याप्त होगा, प्लस घटना चक्र से आप लोग प्रश्न सारे को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि एक बार सॉल्व करने खत्म हो गया, नहीं, हर एक घटना चक्र का हर एक प्रश्न आपकी जुबान पे होनी चाहिए और कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो कि घटना चक्र से पूछा गया हो और वह आप गलत करके आए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत अभी इतना पढ़िए, बाकी जब प्रीलिम्स का समय आएगा तो और कुछ इसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मेंस के साथ साथ आपको पढ़ना है तो एक ब्रीफ जानकारी आपके पास होनी चाहिए हर एक टॉपिक का। अब आइए आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा से काफ़ी अधिक इफेक्टिव और प्रभावी
स्पेक्ट्रम होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है। इसमें इकाई 1 को छोड़कर पूरी बुक को आपको कवर करनी है, ठीक है। यानी कि स्पेक्ट्रम बुक जब आप पढ़ेंगे तो इकाई 1 को छोड़कर पूरी बुक को आप लोग कवर करें, यह हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि आप जब प्रीलिम्स के लिए कवर करेंगे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो घटना चक्र हर एक जगह, हर एक आपको आधुनिक भारत में हमने छोड़ दिया, यहां पर लिख लीजिए घटना चक्र, ठीक है। तो हर एक सेक्शन का घटना चक्र आपको सॉल्व करना है, प्लस एनसीईआरटी प्लस लूसेंट आपको खत्म करना है, प्लस में आपको दृष्टि पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू अवेलेबल है, मार्केट में आई हुई है दृष्टि पब्लिकेशन का, इस एमसीक्यू की खासियत है कि एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज यहां पर डिस्कस किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो भी यहां से चैप्टर वाइज, जैसे ही आपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसका एमसीक्यू यहां से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कारगर होगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन का एमसीक्यू आप लोग जरूर सॉल्व करें। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि दृष्टि पब्लिकेशन की एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, इसीलिए इसका सॉल्व करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग इतना प्रीलिम्स को कवर करेंगे। प्रीलिम्स का टारगेट हो गया, मेंस का भी टारगेट हो गया। अब जो डेली का आपका जो सब्जेक्ट टारगेट होंगे, अन्य टारगेट, उसे देखते हैं। ऐसे हमने बताया है डेली रूटीन में 3 घंटे का आपका जो समय होगा वह ऐसे का होगा, और इसे कंटिन्यू दीजिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसे पे दीजिए। हमारी एक वीडियो अभी ऐसे को लेकर आई है, अभी व्यस्तता के कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो 2-4 ऐसे को भी डिस्कस कर दूंगा लिखकर, ताकि आप कुछ उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें और लिखने की एक प्रैक्टिस डेवलप हो सके। हमारी आंसर राइटिंग पेड बैच भी कुछ दिनों के बाद शुरू की जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ जीएस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे 7-8 पेज में लिखा होता है तो कॉपी चेक करना ऑनलाइन मोड में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जीएस का हर एक सेक्शन हमारे द्वारा वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर, हमने हर एक वीडियो में टेलीग्राम पर मैं खुद इस विभिन्न न्यूज़पेपर का आपके साथ कटिंग शेयर करता हूं, ताकि आप लोग उसे पढ़ें और महत्वपूर्ण न्यूज़ का आप एक नोट्स बनाएं, ठीक है। डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए। कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हो, कुछ महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल हो, तो वहां से करंट अफेयर को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो बस जनवरी महीने का यही टारगेट है आपके साथ। मेंस के रूप में आप लोग इंडियन पॉलिटी को खत्म करें, प्रीलिम्स के लिए आप लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करें, प्लस में ऐसे आपको कवर करना है, प्लस में करेंट आपको खत्म करना है, ठीक है। इसके पहले दिसंबर में क्या हो चुका है, साइंस एंड टेक हो चुका है, प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी हो चुका है। तो अब देखिए आपका जीएस पेपर 2 के लिए क्या हो गया। जीएस पेपर 2 के लिए साइंस एंड टेक दिसंबर में हो चुका है, और यहाँ पर जनवरी में आपका पॉलिटी हो जाएगा। तो अब सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, वह आपको फरवरी में कंप्लीट करना होगा। इसका भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं इसी तरह से आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और 1 फरवरी को पुनः हमारा नया टारगेट को लेकर, अगले महीने का टारगेट को लेकर 1 फरवरी को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ जो टारगेट दिया जाता है, तो आप लोग कोशिश करें पूरी तरीके से उसे टारगेट को अचीव कर लें, ठीक है। इससे आपको एक जोश भी मिलेगा कि हमने इतना पढ़ लिया है, और एक गाइडलाइन को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो अगर करते रहेंगे तो कई चीजें जो है तैयारी से संबंधित आसान हो जाएगी। निःशुल्क मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आप सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आप सभी के लिए उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।